इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक एक कानूनी जानकारी पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपने पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिए आवेदन किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपसे एक राशि जमा करवाई गई होगी, जमानत राशि। वह जमानत राशि वापस करने का प्रावधान है और उसकी मुख्यतः 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि आपने जिस किसी भी पद क्षेत्र के निर्वाचन के लिए आवेदन किया था उसके अंतर्गत पड़े कुल मतों का कम से कम 20% आपको मत मिले हो तो वह जमानत राशि आपकी वापस होती है। और दूसरा नियम यह है कि चुनाव आयोग के अनुसार निर्धारित की गई चुनावी सीमा के अंतर्गत आपका खर्च हो। चुनावी खर्च की जो सीमा है वो पंचायत सदस्य के पद के लिए अधिकतम 10,000 रुपये है, प्रधान पद के लिए अधिकतम 75,000 रुपये है, बीडीसी के लिए भी अधिकतम 75,000 रुपये है, जिला पंचायत के लिए 1.5 लाख रुपये। तो आपने जिस किसी भी में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपसे जो जमानत राशि जमा करवाई गई है, अगर वो वापस लेना चाहते हैं तो उसकी जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में करनी होगी। पहली जो प्रक्रिया है वो ब्लॉक से संबंधित है और दूसरी जो प्रक्रिया है वो जिला निर्वाचन कार्यालय से संबंधित है। तो मैं आपको दोनों ही प्रक्रियाओं के बारे में बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि जो प्रधान पद या बीडीसी पद के लिए या जिला पंचायत के लिए जिन्होंने आवेदन किया होगा उन्हें इस तरह का एक रजिस्टर दिया गया होगा। यह रजिस्टर दरअसल इसलिए दिया गया है ताकि आप इसमें अपने खर्च का विवरण लिख सकें डे बाय डे। मतलब रोज़ आपने जितना भी खर्च किया उसका पूरी तरह से आप विवरण लिख सकें कि आपने कहाँ खर्च किया, किस मद में खर्च किया और कैसे भुगतान किया, इसकी पूरा विवरण भरें। ज़्यादातर लोगों ने, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 99% लोगों ने इस किताब का कोई महत्व समझा ही नहीं, उपयोग समझा ही नहीं और बस इसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ज़्यादातर लोगों के घरों में मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा। तो कोई बात नहीं, अगर आपने इस किताब को भरा होता तो इस किताब में जितने भी पन्ने भर जाते, 2, 3, 4, 5, 8 जो भी पन्ने आप भरते, उन पन्नों के साथ आपको एक शपथ पत्र बनवाना होता और उस शपथ पत्र में आपको घोषणा करनी होती कि आपके द्वारा तो इसके कुछ बिंदु हैं कि उस आधार पे मैं ये घोषणा करता हूँ कि इसमें जो मैंने भरा हुआ है उसी के अनुसार मेरा खर्च आया है। और वो लिख करके और ऐसे शपथ पत्र लगा के ये डायरेक्ट आप ब्लॉक में जमा कर देते। तो जब ब्लॉक में आप जमा कर देते तो ब्लॉक से एक रसीद मिलती है, ये जमा करने की एक रसीद मिलती है और फिर वो रसीद आपको अगली प्रक्रिया यानी कि आपको जिला निर्वाचन कार्यालय तो रसीद जब आपको एक बार मिल जाती तो उस रसीद को लेकर के आप जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर सकते थे कि मेरी जमानत राशि मुझे वापस की जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये है कि अगर आप इस किताब को भरते तो इस किताब में जैसे आपने ये दिखाया कि मैंने 3,000 रुपये के पोस्टर खरीदे, तो 3,000 रुपये के जो पोस्टर खरीदे उसकी रसीद भी इसके साथ लगानी होती है। भाई आपने अगर किसी दुकानदार से परचेज़ किया है तो उसने कोई बिल दिया होगा, कोई रसीद तो होगी ना। और वो रसीद अगर आपने पहले नहीं ली है तो अब आप उससे रसीद ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने अगर दुकान से परचेज़ किया है तो अभी भी आप जाके और दुकानदार से कह सकते हैं कि भाई मैंने आपसे ये सामान लिया और आप इसकी हमें रसीद दीजिए। तो वो रसीद, ये बुकलेट और ये है हलफनामा, तीनों चीज़ें लगा के जैसे ही ब्लॉक में जमा करेंगे वहाँ से एक रसीद मिलेगी। और मान लीजिए कि अगर आपने इसको नहीं किया है तब क्या होगा, तब क्या करेंगे? तब उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास एक है प्रपत्र 20। प्रपत्र 20 इसको आपको फिल करना होगा। आपने जिस किसी भी पद के लिए निर्वाचन के लिए अपना नामांकन किया था उस पद पर आप यहाँ पे टिक लगाएंगे और उसके बाद में ये सारी चीज़ों का यहाँ पे विवरण देंगे। और विवरण देने के साथ आपको वो रसीदें होना आवश्यक है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये विवरण देंगे, ये पहले तो प्रारूप 20 को भरेंगे, फिर उसके साथ हलफनामा लगाएंगे और फिर उसके साथ रसीद लगाएंगे जो है। तो मतलब अंतर इतना ही आया कि वो जो किताब है उसको हट गई और आपने ये 3 पेपर हो गए। जैसे कि मैंने जो जमा किया है तो ये मैंने प्रारूप 20 मैंने भरा हुआ है, इसके बाद में ये मैंने हलफनामा बनवाया हुआ है और उसके बाद चूँकि मेरा खर्च बहुत कम है, पंचायत सदस्य पद पर उम्मीदवार के तौर पर जब से मैंने नामांकन किया
और चुनाव परिणाम आने तक मैंने कुल 32 रुपये खर्च किए हैं। मैंने किसी को ना तो पान बीड़ी सिगरेट मसाला कुछ खिलाया पिलाया, ना ही मैंने किसी तरह का कोई अन्य गतिविधियों में कोई खर्चा किया। चुनाव निशान की जहाँ तक बात आई तो गांव में तो सभी लोग जानते ही हैं। तो चुनाव निशान के तौर पर मैंने पेंसिल से खुद अपना निशान बना के और उसकी फ़ोटोकॉपी करवाई थी, तो उसी में 32 रुपये लगा। 16 कॉपी करवाई थी और वही जाके मैंने चिपका दिया। तो 32 रुपये लगा, तो मैंने वो 32 रुपये जहाँ से कॉपी करवाई थी उस फ़ोटोकॉपी का बिल है। तो इस तरह से मैंने ये इसको नत्थी किया और मैंने जाके ये ब्लॉक में जमा कर दिया। और जैसे ही मैंने ब्लॉक में जमा किया तो वहाँ से मुझे इस टाइप की एक रसीद मिलती। ठीक है, ये रसीद मिली मुझे। अब इस रसीद के साथ में हमें 4 चीज़ें और चाहिए। क्या क्या चाहिए? इस रसीद के साथ में हमें 4 चीज़ें और चाहिए। क्या क्या चाहिए? पहले तो मुझे एक पत्र लिखना होगा। किसके नाम? सेवा में जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, आप जिस किसी भी ज़िले में रहते हैं आप भी अपने जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एक लेटर लिखेंगे इस तरह का, और उसके बाद पहले ऊपर लेटर लगाएंगे, फिर उसके बाद नीचे ये जो ब्लॉक से रसीद मिली है वो रसीद लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको याद होगा कि जो आपने चुनावी खर्च जमा किया था उसकी ये इस तरह की एक ई स्लिप मिली होगी। ये ई स्लिप अब यहाँ पे काम आएगी और ई स्लिप की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पे इसमें साथ में ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद में आप अपनी एक बैंक की कॉपी लगाएंगे जो आपका अकाउंट नंबर वगैरह जिस पर डिटेल रहती है, तो वो आप इसको ऐसे नत्थी कर देंगे और ये ले जाके आप जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर देंगे। और जैसे ही आप जिला निर्वाचन कार्यालय में आप जमा करेंगे तो आपका जो भी जमानत राशि जमा हुई थी वो 8 दिन के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आप देख रहे हैं ई चालान, तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने बैंक में डायरेक्ट स्टेट बैंक में जाके डायरेक्ट पैसा जमा किया हो। तो जिन लोगों ने डायरेक्ट पैसा जमा किया है तो उनके पास रसीद होगी, उसमें तो मुहर लगी होगी ना बैंक की, तो वहाँ ये इसकी जगह पे वो रसीद लगा सकते हैं। इसकी फ़ोटोकॉपी भी करवा के लगा सकते हैं या ओरिजिनल भी लगा सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। फ़ोटोकॉपी लगवाइए, ज़्यादा बेहतर है। और अगर ये वाला आप लगा रहे हैं तो ये वाला ई चालान अगर आपने जमा किया तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं जमा होगा। जब आप जिला निर्वाचन कार्यालय जाएंगे तो वहाँ पर किसी से पूछ लीजिएगा कि जिला कोषागार कहाँ है। ये पास में ही होता है जनरली। जो कलेक्ट्रेट आपके जहाँ जो कलेक्ट्रेट परिसर होता है उसी परिसर में जिला कोषागार भी होता है और जिला निर्वाचन कार्यालय भी होता है आमतौर पर। तो आप कोषागार जाइएगा और ये फ़ोटोकॉपी दिखाइएगा और फ़ोटोकॉपी में वो यहाँ पे इसको वेरीफाई करेगा, तुरंत कंप्यूटर से देख के इसको वेरीफाई कर देगा और तब जमा कीजिएगा। अगर आपने बैंक में जमा किया था डायरेक्ट और रसीद है तो उसमें बैंक की मोहर पहले से ही लगी हुई है, तब आपको इसको वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर इस तरह से आप करते हैं तो बस आपका पैसा 8 दिन में आपको मिल जाएगा। और मैंने इस बार महसूस किया कि मुझे जानकारी ना होने की वजह से काफ़ी भटकना पड़ा। ब्लॉक में ना तो एडीओ पंचायत को मालूम था कि किस तरह से पैसा वापस होगा, ना ही किसी अन्य अधिकारी को मालूम था किस तरह से पैसा वापस होगा। किसी तरह से ढूंढते ढांढते जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचा और वहां पर भी सभी लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे इस बारे में पूरी जानकारी दी और इस प्रक्रिया को मैंने आगे बढ़ाया। अब सवाल ये आता है कि ये आपको प्रारूप 20 कहाँ मिलेगा, और जो आप हलफनामा बनवाएंगे वो हलफनामा में क्या लैंग्वेज होगी, और इसके साथ साथ रसीद वाला झंझट भी आपको समझ में आएगा कि यार रसीदों का क्या करेंगे, कहाँ से रसीदें लाएंगे। ठीक है, और चौथी चीज़ आती है कि ये एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे। तो ये चारों समस्याएं आपकी हल करने के लिए मैं आपकी मदद करने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9453170121 आप इस नंबर पर जैसे ही अपना नाम और अपने जनपद का नाम लिखकर भेजेंगे तो मैं आपको ये चारों प्रारूप भेज दूँगा। यानी कि प्रारूप 20 भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा, तो वो आप कहीं भी आप फ़ोटो का उसका प्रिंट ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप रसीद किस तरह से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको फ़ोटोकॉपी की रसीद की ज़रूरत है तो आप फ़ोटोकॉपी की दुकान से बनवा सकते हैं।
आपको अगर पोस्टर वगैरह, बैनर वगैरह जहाँ छपवाए हैं, आप वहाँ जाके उनसे बोलिए, वो आपको रसीद दे देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपने कहीं चाय पे 50 रुपये, 100 रुपये खर्चा किए हैं, 200 रुपये खर्चा किए हैं, या आपने मिठाई वगैरह कुछ खरीदी है या इस तरह का कुछ, तो उसमें आमतौर पर उन ऐसे लोगों के पास में रसीद नहीं होती है। तो उसको आप एक कागज़ पे लिख के उनसे एक साइन ले सकते हैं और नीचे आप उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो अगर कोई वेरीफाई करना चाहे तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर मोबाइल नंबर नहीं भी लिखेंगे तो वो चलेगा, लेकिन आप ये है कि उस दुकानदार का नाम साफ साफ लिखा हो और उसका अंगूठे या उसका साइन हो, ठीक है। तो ये एक प्रारूप मैंने बनाया है, वो प्रारूप भी मैं आपको दे दूँगा। तो इससे क्या होगा कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके साथ साथ जो हलफनामा बनना है, जो हलफनामा बनवाना है, उस हलफनामा में क्या लिखा जाएगा, ये जो प्रारूप 20 है, हलफनामा में क्या लिखा जाएगा, ये जो प्रारूप 20 है, इसके पीछे लिखा हुआ है, आप देखेंगे ये पीछे लिखा हुआ है कि ये शपथ पत्र साथ में संलग्न होगा और शपथ पत्र का प्रारूप ये होगा। तो सेम यही चीज़ आपको उतरवा देनी है, आपको इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बनवाना नहीं चाहते हैं तो मैं इसको भी, जब आप मुझे अपना नाम और ज़िला लिख के भेजेंगे, तो ये भी मैंने इस तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट करके, वर्ड पर फाइल बना के और पीडीएफ में कन्वर्ट करके इस तरह से किया हुआ है कि आप किसी भी दुकान पर जाएंगे, सिर्फ 10 रुपये वाला स्टैम्प खरीदिए और उससे कहिए, व्हाट्सएप दिखाइए और कहिए कि ये वाला निकाल दीजिए। तो ये वाली चीज़ मैंने पहले से ही इस तरह से सेट की हुई है कि आप बस किसी भी फ़ोटोकॉपी मशीन में ये 10 रुपये वाला स्टैम्प रखेंगे और उससे कहेंगे इस पर प्रिंट निकाल दो, और ये फट से निकाल देगा। तो आपका 10 रुपये में ये काम हो जाएगा, आपको वकील के पास भी कोई झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है कि आपको जो मैंने बताया कि भाई जो रसीद लिखनी है, जो आपको ये जो एप्लीकेशन लिखनी है, उसका कैसे क्या करेंगे। तो एप्लीकेशन के लिए भी देखिए, यहाँ पे एक मैंने खुद अपने लिए जो एप्लीकेशन एक लिखी है, उस एप्लीकेशन को आपको मैं भेज दूँगा। तो उसमें आप अपने जनपद का नाम, अपना नाम और अपना पता और अपने हस्ताक्षर फिल करके आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। उसमें भी आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपको अपने तहसील तक एक बार जाना पड़ेगा और ब्लॉक में जमा करने के बाद आपको एक बार ज़िले तक जाना पड़ेगा। तो इतना करते ही आपका ये पैसा 8 दिन के अंदर आपको वापस मिल जाएगा। तो ये सब करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जानकारी के अभाव में किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये जो बड़े बड़े ऑफिसों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर टाई सूट पहने हुए या फिर बड़े अप टू डेट लोगों को आप देखते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये सब कुछ जानते हैं। मैंने इस बार अपनी धनराशि वापस लेने के लिए जिन जिन अधिकारियों से बातचीत की, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ इस बात को लेकर। तो कानून किसी अधिकारी की, किसी कार्यालय की, किसी सरकार की जागीर नहीं है, ये हमारे आपके लिए है। तो जब आप कानून से चलेंगे, जब आप हर चीज़ को समझ लेंगे, आपको जानकारी होगी, तो आप किसी से भी अपना काम करवा पाएंगे। आपको किसी से भी खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है।